प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। मनीष दशोरा जी की कुंडली का अध्ययन मैंने कल के कार्यक्रम में किया था। आज उनके सवालों के उत्तर आपको भी देख लेना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है कि सवाल किसी दूसरे का था तो आप नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि पता चल जाता है कि सवाल का उत्तर ढूंढा कैसे जाता है। तो आइए सबसे पहले इनकी कुंडली में बैठे लग्न चार्ट में ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूँ। आइए आपको सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं। लग्न कुंडली में लग्नेश बनते थे चंद्रमा, वो जा करके शुक्र जैसे शुभग्रह के साथ धन भाव में बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी बात है कि लग्न में ही गुरु और मंगल बैठे हैं। जहां मंगल नीच के वहीं गुरु उनके नीचत्व को भंग कर रहे थे। यह हमने कल के कार्यक्रम में देखा था। तो गुरु जहां उच्च के हो रहे थे वहीं मंगल नीच के होकर के लग्न कुंडली में लग्न में ही विराज रहे थे। यहाँ पे गुरु और मंगल का अस्त हो जाना सूर्य से और साथ ही साथ बुध का भी अस्त हो जाना, ये बात बनती है। भाग्येश और पंचमेश का जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठना ये अति उत्तम और श्रेष्ठ कुंडली की निशानी है। अगर ग्रह थोड़े कमजोर नहीं होते, अस्त नहीं होते या फिर मृत या वृद्ध नहीं होते तो कुंडली बहुत अच्छी बन सकती थी। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली में सूर्य जो कि धन भाव के अधिपति होकर के 12वें में जा रहे हैं, ये बात ये इशारा करती है कि व्यक्ति थोड़ा खर्चीला ज्यादा होगा या धन को लेकर के असमंजस में रहेगा या दिमाग में कुछ न कुछ चीजें लगातार चलती रहेंगी। ये बातें मैंने कल भी बता रखी हैं। आत्मविश्वास के कमजोर होने का और पढ़ाई में मन न लगने का कारण क्योंकि गुरु इनकी कुंडली में कमजोर हैं अवस्था के हिसाब से और नीच का मंगल लग्न में बैठा है। और साथ ही साथ पंचम भाव जो कि एजुकेशन का भाव है, यहाँ पे शनि और राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि जो पड़ रही है वो भी बहुत कमजोर है, बहुत अच्छी नहीं है। कंफ्यूजन डालने वाले ग्रह होते हैं। केतु वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में ही बैठे हैं और यहाँ के अधिपति जो कि ज्ञान भाव के अधिपति हैं वो मंगल जाकर के जन्म कुंडली में नीच राशि के होकर के थोड़े कमजोर अवस्था में यानी कि अस्त होकर के बैठे हैं। इसी वजह से पढ़ाई में तकलीफ होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए? तो अपनी जन्म कुंडली के लग्नेश को मना लीजिए, शिव जी की पूजा करिए। विद्या का मस्तु गिरसम, विद्या देने का काम वास्तव में सरस्वती का नहीं है, शिव जी का है। प्रत्येक दिन शिव जी को जल अर्पित किया करिए। आपकी कुंडली में द्वितीय भाव जो कि प्राइमरी एजुकेशन का भाव होता है, यहाँ के अधिपति होकर के सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, कमजोर कहे जाएंगे और वो 12वां भाव भी है जहां से आत्मविश्वास के क्षय और आत्मविश्वास के कमजोर होने का कारण सिद्ध होता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य 12वें भाव में बैठ जाते हैं और वो अति शत्रु की राशि में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास तोड़ तोड़ करके रख देते हैं और किसी भी काम को करने में व्यक्ति का मन थोड़ा कम सा लगता है। इस आधार पर आपको प्रत्येक दिन पिता का आदर, प्रत्येक समय पिता का सम्मान और प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले जग करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको नियमित रूप से कर लेना चाहिए क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य जो कि आपकी कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं कुंडली में, वो जाकर के 12वें में बैठे हैं। गणेश जी के मंत्रों से आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता का मजबूत होना जहां देखा जा सकता है, ये बात आपको कर लेनी चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जप, या फिर आपने पूछा है रत्न वगैरह कौन सा पहन सकते हैं, तो आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं। ये भाग्येश हैं, उच्च के हैं और लग्न में ही विराज रहे हैं। केंद्र में गुरु कारक होते हैं। इस आधार पर कि उनकी जन्म कुंडली में 5वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे, 7वीं सप्तम भाव पे जहां से कि डेली बेसिस का इनकम और व्यवसाय को देखा जाता है, और 9वीं दृष्टि जब अपनी ही राशि पर यानी कि भाग्य भाव पे पड़ेगी तो ये अच्छी बनाने वाली स्थितियों को देने वाली हो जाएंगी। इस आधार पर आपको गुरु का रत्न पुखराज पहन लेना चाहिए, ये बात बनती है। आपने पूछा है व्यवसाय कौन सा करूं। व्यवसाय के क्षेत्र में अगर विचार करते हैं तो आपकी कुंडली में व्यवसाय भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में ही नीच के हो रहे हैं लेकिन उनका नीचत्व भंग हो रहा है। इस आधार पर आपको चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय बनता है। चंद्रमा की स्थितियां अच्छी हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के बैठे हैं, वो किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है और पापक प्रभाव से प्रभावित भी नहीं है। इस आधार पर आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय बनता है। इसको मैं दशमांश कुंडली में बताऊंगा इसी कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। अब आइए आपकी जन्म कुंडली में नौमांस की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके नौमांस में 10 नंबर की राशि का बनना। यहाँ के अधिपति होते हैं शनि, ये जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बैठे भी हैं तो ये बुध की राशि में जो कि इनके मित्र होते हैं। दूसरी बात है कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में केतु का बनना, और यहाँ पे ये शनि की राशि में बैठे हैं जो कि भाग्य भाव में बैठे हैं, यानी कि धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना और धन भाव में केतु का बैठना। ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली में आधार पर अगर देखता हूं तो यहाँ पे पंचम भाव में केतु बैठे थे और यहाँ पे धन भाव में आ रहे हैं। राशि यहाँ पे 8 नंबर में थे, यहाँ पे ये 11 नंबर यानी कि शनि की राशि में जा रहे हैं। तो व्यक्ति खर्चीला है लेकिन दिमाग में कुछ न कुछ निरंतर चलता है, विचार में निरंतर कुछ न कुछ बातें
उद्वेलित होती रहती हैं और सवाल हमेशा बनते रहता है खुद के आत्मविश्वास पे। ये द्वितीय भाव जो है वो जन्म कुंडली में प्रारंभिक शिक्षा का और वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव होता है और एजुकेशन का भाव होता है। ऐसी स्थिति में कि वहां पे शनि के राशि का बनना और वहां पे केतु जैसे ग्रह के बैठने से कभी कभी उसमें सौम्यता भी देखने को मिल जाती है। तृतीय भाव में नीच के बुध और यहाँ के अधिपति होते हैं गुरु, वो जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, यानी कि पराक्रमेश का उच्च का होना व्यक्ति की कुंडली में अच्छे निशानी और अच्छे तौर पे देखी जा सकती हैं। वो वर्गोत्तम है, श्रेष्ठ हैं। यहाँ पे लग्न में उच्च के और यहाँ पे सप्तम भाव में बैठ करके जन्म कुंडली में लग्न को ही देख रहे हैं। इस आधार पर आपकी कुंडली में पराक्रम भाव भी अच्छा बनेगा, क्योंकि वहां पे एक शुभग्रह बैठा है, लेकिन वो नीच का बैठा है, इस वजह से वो चंचलता दे देता है और व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होकर के, क्योंकि यहां भी 12वें में बैठे हैं और यहां भी ये त्रिक में जा रहे हैं और नीच के होके, इस आधार पर व्यक्ति इस बात का शिकार है कि वो एक साथ बैठ करके 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे नहीं पढ़ पाता है, उसका दिमाग मेंटेन नहीं कर पाता है, फ्लक्चुएशन वाली स्थिति में चला जाता है। इस बात पे गौर करना है कि गणेश जी की आराधना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि पराक्रमेश तो उच्च के हैं लेकिन पराक्रम भाव में नीच के बुध बैठे हैं और उसके ऊपर शनि की दृष्टि। तो शनि की दृष्टि कैसी है? वो गुरु की राशि को देख रहे हैं, तो शनि तृतीय भाव के कारक होते हैं, गुरु की राशि को देखेंगे जो कि उनके बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं। इस आधार पर यह बात बनती है कि व्यक्ति के पढ़ाई में या फिर व्यक्ति के मन में आलस्य और प्रमाद है। आगे बढ़ने पर चर्चा करते हैं तो जन्म कुंडली के छठे भाव में यहाँ सूर्य वर्गोत्तम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 12वें में बैठे हैं लग्न कुंडली में और यहाँ भी ये छठे भाव में बैठे हैं। त्रिक भावों में सूर्य छोड़ ही नहीं रहे, त्रिक भाव को छोड़ ही नहीं रहे हैं और बैठे भी हैं तो शुक्र के साथ। इस आधार पर व्यक्ति के आत्मविश्वास को रोग लग रहा है, व्यक्ति का आत्मविश्वास संशयात्मक है और व्यक्ति को हड्डी, नेत्र और बालों से संबंधित समस्या को देने वाले दिख रहे हैं। इस आधार पर प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ देना बनता ही बनता है और उसके बाद चमड़ों का विशेष ख्याल जरूरी होगा ये, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं जो कि रोग का भाव है और वहां पे वो बुद्ध की राशि है जो कि जन्म कुंडली में छठे भाव का अधिपति होकर के तृतीय भाव में बैठे हैं। इस आधार पर कि अपनी राशि से चौथे जाना ये संबंध अच्छा बनता है, लेकिन चूंकि छठा भाव रोग का भाव होता है वहां से आपको शत्रु हंता तो बनाएगा लेकिन थोड़ा कम। आगे बढ़ने पर जन्म कुंडली में उच्च के गुरु बैठे हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव में और वो लग्न को देख रहे हैं, व्यक्ति के यशस्विता का परिचायक और व्यक्ति को गूढ़ और प्रगल्भ बना देते हैं ज्ञान का। व्यक्ति अपने वाणी के आधार पर, अपने ज्ञान और अपने पौरुषत्व के आधार पर, अपने धार्मिक क्रियाकलाप के आधार पर व्यक्ति समस्त प्रकार के सुखों को भोगने वाला और अपने व्यक्तित्व को एक अच्छी जगहों पर स्थापित करने वाला हो जाता है। आगे बढ़ने पर चर्चा करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य के बाद 2 ग्रह जो कि महत्वपूर्ण है, चंद्रमा आपकी कुंडली के यहां धन भाव में ही बैठे हैं। चंद्रमा 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि में, और यहां भी वो 5 नंबर की ही राशि में बैठे यानी कि वर्गोत्तम। यहां पे उनकी स्थिति थोड़ी कमजोर है। लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा को देखते हैं और नवमांश कुंडली में, मैंने क्यों कहा था कि व्यवसाय आपको चंद्रमा से संबंधित कर लेना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है अन्य ग्रहों के मुकाबले, और वो बेहतर भी है। यहां पे नवमांश कुंडली में ये वर्गोत्तम भी हो रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर यहां भी और यहां भी, यहां वो किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर विचार करता हूं तो यहां पे ये राहु के साथ जा रहे हैं, लेकिन मंगल अष्टम भाव में ही बैठे हैं सूर्य की राशि में। इस आधार पर कि सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति, यहां के अधिपति हुए और बैठे हैं छठे भाव में, और यहां पे राहु और चंद्रमा का एक साथ बैठना मंगल के साथ, इस आधार पर आपके स्वास्थ्य को वो कई बार कमजोर करता है और मानसिक स्थिति को कई बार चंचल कर देता है। माता के स्वास्थ्य को वो कई बार परेशान करने वाला हो सकता है, इस वजह से माता का स्वास्थ्य जरूरी है, उसका ख्याल रखना। एक बात और बता देता हूं तो मानसिक भ्रम और मानसिक चंचलता का कारण यह भी है क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा का नवमांश में योग बनना। हालांकि वर्गोत्तम है तो ग्रह अच्छा फल करेगा। जन्म कुंडली के भाग्य भाव की चर्चा करते हैं तो यहां पे बुध की राशि में बनना, जन्म कुंडली के शनि का बैठना, वो कि लग्नेश होते हैं, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य को प्रबल और संपूर्णतया सुचारू रूप से चलाने वाले होंगे क्योंकि वो मित्र की राशि में बैठे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, सार्वभौमिक रूप से शनि हमेशा थोड़े कम और विलंब से रिजल्ट को देने वाले होते हैं। इस आधार पर अगर कभी काम बने या बिगड़े तो ज्यादा गौर मत करिएगा क्योंकि ये शनि का प्रभाव नवमांश में दिख रहा है। उसके बाद एक बात बता देता हूं, आपकी कुंडली में आपने पूछा है कि कमजोर स्थितियों को बताइए, बता देता हूं। जन्म कुंडली के पंचम भाव पे 2 पापग्रह का देखना, शनि और राहु का देखना। ये पंचम भाव जो कि प्रेम, यश, गौरव, सम्मान और आराम से जीवन बिताने का भाव होता है, ये थोड़ा कमजोर और कमजोरी को दिखा रहा है। यहां पे केतु बैठे हैं और गुरु की जो दृष्टि भी पड़ रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। समझिएगा क्यों? क्योंकि गुरु यहां उच्च के हो रहे हैं,
लेकिन वास्तव में यहां के जो अधिपति हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब किसी भाव को देख रहा होता है तो वो जिस भाव को देख रहा होता है वो सबसे ज्यादा उसको प्रभावित करता है, ये तो आप सभी जानते हैं। और दूसरी बात है कि वो जिस राशि को देख रहा है, जिस भाव को, वो भाव कौन सा है, ये विचार। तो ये भाव तो बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है, कारक भाव है। और उसके बाद जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है प्रिय दर्शकों की जन्म कुंडली में जिस भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है या कोई भी ग्रह दृष्टि डाल रहा है, उस भाव के अधिपति की स्थिति क्या है। तो वो ठहरे यहां के अधिपति मंगल, वो दसम भाव के भी अधिपति हुए, लग्न में नीच के हुए, नीचा तो भंग हुआ, लेकिन फिर भी वो कमजोर है क्योंकि अस्त है। इस आधार पर जन्म कुंडली का पंचमेश अगर अस्त होता है तो प्रेम, यश, गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम का फल थोड़ा कम और देर से मिलता है, क्योंकि ग्रह तो प्रभावित होगा ही होगा, ये बात तो बनती है। इस आधार पर गुरु की जो दृष्टि यहां पे पड़ेगी वो भी मित्र की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम प्रभाव करेंगे, ये पूर्ण रूपेण फल को नहीं देने वाले दिख रहे हैं। अब आइए इनकी कुंडली में व्यवसाय और उनके कुछ सवालों का उत्तर अंतिम हिस्से में दे देता हूं। आइए अब आपकी कुंडली में सवालों के उत्तर और दशमांश पे चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले बता दूं तो दशमांश कुंडली में से व्यवसाय को देखा जाता है, कैरियर को देखा जाता है। अब आपके सवालों का उत्तर कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो इसका उत्तर कुछ ऐसे होगा। दशम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के बैठे लग्न में, लेकिन नीच के होकर के, किस राशि में, चंद्रमा की राशि में। अब इसी के हिसाब से दशमांश में आ जाइए कि चंद्रमा की राशि बन कहां रही है, वो बन रही है जन्म कुंडली के दसम भाव पे, जो कि व्यवसाय का भाव होता है, और चंद्रमा उसको देख भी रहे हैं। इस आधार पर आपको सबसे पहले तो एक बात बनी कि चंद्रमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं व्यवसाय करने के लिए। इसको बल कैसे मिला, तो जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं वो राशि शनि की है। आप समझिएगा बात कि जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं ये राशि शनि की है, और ये शनि उच्च के हो रहे हैं लग्न में ही, यानी कि व्यक्ति तो उसमें समा रहा है, व्यक्ति को दशमांश का लग्न उसको सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है। अब उसके बाद अब समझिएगा, लग्न कुंडली पे मैंने जब चर्चा करी थी तो उसमें बात बताया था कि लग्न में ही उच्च के गुरु का होना, यानी कि ये किसी न किसी तरीके से व्यक्ति को उसके हर एक क्षेत्र को लाभ देने वाले होंगे, ये बात तो सही है। दशम भाव के अधिपति मंगल किसके नक्षत्र में बैठे थे, याद करिए, शनि के नक्षत्र में, क्योंकि मैंने वहां पे कहा था कि शनि और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, और यहां पे ये स्थितियां बिल्कुल सपोर्टिव और मजबूत बन रही हैं, क्योंकि यहां पे चंद्रमा का शनि की राशि में बैठना, शनि का उच्च होकर के लग्न में बैठना, और यहां पे चंद्रमा के ही राशि का बनना, लग्न में लग्न कुंडली में लग्नेश को देख करके, चंद्रमा को देख करके और सूर्य को देख करके चंद्रमा की स्थिति मजबूत देखी जा रही थी। इस आधार पर चंद्रमा का व्यवसाय निकलता है, और नवमांश में भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी, क्योंकि वो वर्गोत्तम थे, और यहां पे आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थितियां बहुत बेहतर बन रही हैं, क्योंकि वो दशम भाव के अधिपति भी होते हैं, और नक्षत्र का भी स्थिति आपके आधार पर अच्छा ही बन रहा है। अब उसके बाद आपने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले आपने पूछा था चंद्रमा से संबंधित व्यवसाय, श्वेत रंग की कोई भी वस्तु आप व्यवसाय के तौर पे आजमा सकते हैं, जैसे चांदी, दूध या बहने वाली चीजों का, जल से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। जल का व्यवसाय करिए, बहुत अच्छा होगा। आभूषण का व्यवसाय करिए, बहुत अच्छा होगा। चांदी का व्यवसाय करिए, बहुत अच्छा होगा। आगे चल करके अनाज का अनाज का व्यवसाय अगर कुछ करना चाहते हैं कर लीजिए। भूमि से निकाल करके कोई भी चीज उपजा करके अगर किसी को बेचना चाहते हैं कर सकते हैं। शिक्षक बनना चाहते हैं बन सकते हैं, ये बातें बनती हैं। अब उसके बाद बात करते हैं, तो आपने पूछा है सवाल कि अभी का काल कैसा है। अभी आपकी कुंडली में सूर्य में गुरु है, सूर्य में गुरु, सूर्य यहां और गुरु यहां, द्विद्वादश का संबंध थोड़ा कमजोर, क्योंकि सूर्य कमजोर और गुरु भी कमजोर। लेकिन उसके बाद 2021 के दूसरे महीने से काल बहुत अच्छा आने वाला है, घबराइए मत। आगे उसके बाद आपने पूछा है कि गणित की मजबूती के लिए क्या करूं। गणित की मजबूती के लिए चक्कू की तरह धार तेज करिए, कैलकुलेशन करिए, डरिए मत, गणितीय पक्ष मजबूत हो जाएगा, गणित मजबूत हो जाएगा। शिव जी की पूजा करिए, शिव जी को जल अर्पित करिए। विद्या कामस्तु गिरुषम, विद्या देने का काम शिव जी का है। सार्वजनिक मंदिर में जाकर के प्रत्येक दिन शिव जी को जल अर्पित किया करिए, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और उसके बाद प्रत्येक दिन सूर्य को अर्घ दिया करिए। इससे आपकी कुंडली में सूर्य जो हर जगह रोग भाव में जा रहे हैं, दुह स्थान में जा रहे हैं, वो कमजोर नहीं होंगे और उनका प्रभाव आपके पक्ष में दिखने लगेगा। चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं, नवमांश में, वो थोड़े से स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे। इस आधार पर आपको सूर्य की पूजा कर लेनी चाहिए, शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। आगे आपने पूछा है कि पढ़ाई में मन कम लगता है, वो क्यों? क्योंकि गुरु कमजोर। वो तो मैंने जन्म कुंडली के विश्लेषण के पहले ही दिन में बताया था कि
गुरु के कमजोर होने से व्यक्ति का पढ़ाई में मन कम लगता है, लेकिन धार्मिकता बढ़ते जाती है। सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं, बुध 12वें भाव में बैठे हैं, और ये क्रमशः यहां से गुरु और मंगल भी चलित कुंडली में 12वें भाव का फल कर रहे हैं। तो सारे के सारे ग्रह दुह स्थान में जा रहे हैं। इस आधार पर थोड़ा कमजोर दिख रहा है, कुंडली में कमजोरी दिख रही है ज्ञान पक्ष को लेकर के। उसके बाद आपने पूछा है कि कुछ बड़ा बदलाव कब होगा जीवन में, सेटल कब हो जाएंगे। 2025 में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। उस समय आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी होंगी बहुत बेहतर, जो आपको देने वाली सिद्ध हो सकती हैं। आगे आपने पूछा है कि जन्म कुंडली में कुछ कमजोर भावों के बारे में बताइए। मैंने बताया है अभी कि शनि राहु का जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना, और वो बातें मैंने क्लियर करी हैं अभी थोड़ी देर पहले, उसको बता दिया है मैंने। और एक बात और जो कि बुरी है, आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं शनि, वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं। अष्टमेश का किसी भी भाव को देखना कमजोर और अच्छा नहीं माना जाता है। ये इस हिसाब से आपकी कुंडली के लग्न अष्टम भाव के अधिपति बने शनि, वो जाकर के बैठे जन्म कुंडली के लाभ भाव में, और यहां से वो जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, ये कमजोर। और यहां से वो जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे हैं, ये कमजोर। और वहां से वो 10वीं दृष्टि से तो 7, 8, 9, 10 यहां देख रहे हैं। तो अष्टम भाव के अधिपति अष्टम भाव को देखेंगे तो वहां वो आयु देंगे और बुढ़ापे में रोग देंगे, लेकिन बाकी के 2 भावों को वो कमजोर ही करेंगे। तो इस आधार पर अष्टमेश जहां भी देख लेते हैं उस भाव को वो कमजोर और कमतरी या फिर उसका ड्रॉबैक हो जाता है। आपने फिर से पूछा है कि पढ़ाई में मन कम लगता है, इसका उपाय शिव जी की पूजा, गणेश जी के मंत्रों का जप, और उसके बाद सूर्य की आराधना। रत्न पूछा है आपने, तो गुरु का रत्न धारण कर लीजिए। एक गुरु का रत्न कोई भी आपकी कुंडली के लिए वो भाग्येश होते हैं, उच्च के होकर के लग्न में बैठे हैं, और वो हर जगह आपको सपोर्ट भी करते दिख रहे हैं, क्योंकि नौमांश में भी अच्छे दिख रहे हैं, दशमांश में भी इनकी कुंडली में अगर स्थिति देखता हूं तो अपने ही राशि के बैठे हैं छठे भाव में, जहां से वो शत्रुओं को विजित करने का काम करेंगे। हालांकि दशमांश से इस चीज का विचार नहीं किया जाता है। तो आधार पे तो चंद्रमा के व्यवसाय को करिए, तरल चीजों का व्यवसाय करिए, जल से दूध से संबंधित चीजों का व्यवसाय कर सकते हैं। कुछ इसी तरह से आपके सवालों का उत्तर मैंने लगभग सभी सवालों का उत्तर दिया है, कुछ तो बाकी नहीं है। एक बात आपने पूछी थी बड़ी अजीब, वो अंतिम में बताना चाहूंगा कि एक्सीडेंट होने का खतरा है, मैंने कल के कार्यक्रम में बताया था, तो इसको बचाया कैसे जाए। श्रीमान, इसका उत्तर एक ही है, प्रायः घर से बाहर निकलते समय हेलमेट लगा करके जाइए, विश्वसनीय व्यक्ति को गाड़ी चलाने को कहिए, आप ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, और स्पीड लिमिट का ध्यान रखें। ये उत्तर है उसका। दूसरी बात है कि इसका सामान्य सा उत्तर मैं क्या दूं। अगर आपकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग 2027 में बन रहा है या कभी भी बन रहा है, तो उसके लिए मैं उपाय तो यही कहूंगा ना कि आप संभल जाइएगा। जान गए हैं कि एक्सीडेंट का योग है तो रोक करके चलना है, तेज नहीं चलना है, क्योंकि ये बातें, अब उसका उपाय मैं आपको क्या बताऊं, मुझे पता नहीं। उपाय के तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि आपकी कुंडली में 2030 में एक एक्सीडेंट का योग है, पूजा आज करा लीजिए, अकाउंट में पैसे भेज दीजिए, मैं पूजा कर देता हूं, 2030 का जो एक्सीडेंट है वो टल जाएगा। ये कितना सही होगा? ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट का योग है, इसका मतलब है कि बच के गाड़ी चलाना है, वो कभी भी हो सकता है। योग और दुर्योग घटित होते हैं तो निश्चित रूप से टाइम पे ही, लेकिन फिर भी बच के तो रहना होगा ना। इस आधार पर गाड़ियों से बच के रहिए, ये खतरा है। चोट चपेट की घटना का मतलब होता है कि कहीं भी गिर पड़ सकते हैं, तो याद रखिए। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको आपके सवालों का उत्तर मिल गया होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।